Hello everyone, welcome to our webinar Managing PCOD to Nutrition. Before I start, let me introduce myself. I am dietitian Prachi. I have overall 12 years of experience in this field. Running my own clinic, Nutrify Me at Pune, I help people in their personalized nutrition plan based on their specific health goals and their health requirements. So today's agenda is understanding PCOD, overview of PCOD, causes, symptoms, and risk factors. Difference between PCOD and PCOS, nutrition कितना important होता है PCOD में, emotional eating and some important test जो PCOD के लिए required होते हैं, mindful eating tips and portion control tips. So let's start. What is PCOD? You can see normal ओवरी बहुत ही प्लेन है, बट पॉलीसिस्टिक इसमें काफी सारे छोटे छोटे सिस्ट हमको दिखते हैं. जब 20 से ज्यादा सिस्ट हमें दिखने लगते हैं तो हम इसे पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज कहते हैं. ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है या इसे एंडोक्राइन डिसऑर्डर भी कहते हैं. और ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, या जब ओवरी बहुत बल्की हो जाती हैं, आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, तो ये प्रॉब्लम्स आने लगती हैं. सो पीसीओडी एंड पीसीओएस में क्या डिफरेंस होता है? पीसीओडी एंड पीसीओएस दोनों ही हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होते हैं, दोनों ही ओवरी से रिलेटेड होते हैं. बट पीसीओडी जो होता है वो बल्कि ओवरीज होने की वजह से बहुत सारे इमेच्योर एग्स बनाता है. और पीसीओएस में क्या होता है कि वो ओवरी जो होती है वो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण मेल हार्मोन्स उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगते हैं, जिसके कारण एग रिलीज नहीं होते हैं. तो दोनों में डिफरेंस होता है. पीसीओएस एक सीरियस कंडीशन होती है, पीसीओडी इतनी सीरियस कंडीशन नहीं होती है. जब पीसीओडी होता है तो नॉर्मल लाइफस्टाइल चेंजेस करके मेडिकेशन से हम पीसीओडी को ट्रीट कर सकते हैं. बट जब पीसीओएस होता है तो हम इसे बहुत जल्दी ठीक नहीं कर पाते हैं और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसे बैलेंस में करने के लिए. और इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम आने लगता है जब पीसीओएस होता है. तो पीसीओडी बहुत सारे लोगों को आजकल कॉमन हो गया है. जो हमारी 13 टू 50 की जो एज होती है उसमें कभी भी हमें पीसीओडी डिटेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ हमारी लाइफस्टाइल या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण. और पीसीओएस जो है बहुत ही कम लोगों में दिखता है, 2.5% लोग हैं, बट ये काफी सीवियर कंडीशन है. कॉजेस क्या क्या हैं पीसीओडी के? एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है अभी तक, लेकिन ये माना जाता है कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और जेनेटिक फैक्टर्स इसे अफेक्ट करते हैं. बेसिकली पहले पीसीओडी इतना नहीं देखा जाता था, लेकिन आजकल काफी पीसीओडी के केसेस दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल. आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही सेडेंटरी होने की वजह से पीसीओडी के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं. इंसुलिन रेजिस्टेंस का सेकेंड होता है रीज़न, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ों का इनटेक, बहुत ज़्यादा हम लोगों का लाइफस्टाइल जो हो गया है वो बहुत ज़्यादा आउटसाइड ईटिंग और बहुत ज़्यादा हम रिफाइंड चीज़ें खाते हैं, शुगर का इनटेक बढ़ गया है. आजकल फूड बहुत एक्सेसिबल हो गया है, जिसके कारण ओवर ईटिंग के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में देखा जाता है और इसके कारण भी हमें पीसीओडी दिख रहा है. ओवरवेट अगेन सेम, कि बहुत ज़्यादा हमारा ओवर ईटिंग होने की वजह से, रिफाइंड फूड खाने की वजह से जब हमारा वेट बढ़ने लगता है तो ऑटोमेटिकली हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ता है, फैट बढ़ता है बॉडी में और जिसके कारण पीसीओडी देखा जाता है. जेनेटिक भी इसका एक रीज़न है. अगर आपके पेरेंट्स में, मतलब कि आपकी मम्मी में या फिर आपके दादी में ये प्रॉब्लम था तो आप में भी आने के चांसेस रहते हैं. इन्फ्लामेशन, इसमें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन देखा जाके गर्ल्स हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल का खाना खाते हैं, उसके कारण भी पीसीओडी आजकल ज़्यादा इसका रेंज बढ़ गया है. प्लास्टिक का यूजेस आजकल बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, डीओ डिस्पोजल का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और पीसीओडी के केसेस बढ़ रहे हैं. सिम्टम्स क्या क्या होते हैं पीसीओडी के? पीसीओडी के कारण हमें इरेगुलर मेंसेस हो जाते हैं या फिर पीरियड्स काफ़ी दिनों तक स्टॉप रहते हैं. हैवी पीरियड्स भी हो सकते हैं. हेयर ग्रोथ जो है वो अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाती है, लाइक आपके चेस्ट पे, आपके चिक्स पे, और जहाँ पे हमें हेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे हेयर्स दिखते हैं.
एक्ने का प्रॉब्लम आता है, हेयर्स बहुत थिन रहते हैं और स्कैल्प जो होते हैं वो बहुत ही वीक हो जाते हैं। वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है और वेट लॉस करने में थोड़ी दिक्कत आती है। इनफर्टिलिटी का इशू दिखता है, डिप्रेशन, एंग्जायटी, मूड स्विंग्स काफ़ी होते हैं, क्रेविंग्स काफ़ी होती है फूड्स की। तो ये सारे सिम्पटम्स अगर इसमें से आपको 6 या 7 सिम्पटम्स भी अगर आपको दिखते हैं तो दैट मीन्स आपको हार्मोनल चेकअप के लिए जाना चाहिए और पीसीओडी है कि नहीं वो चेक करना चाहिए। रिस्क फैक्टर क्या है? अगर इसे टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाता है तो काफ़ी सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम जो मैंने बताया, स्लीप एपनिया और एंग्जायटी, थायराइड ये सारे प्रॉब्लम्स हमको बाद में आने लगते हैं। तो इसे टाइम पे ट्रीट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब ये प्रॉब्लम बढ़ने लगती है तो फिर डायबिटीज़ या हाई बीपी तक ये इश्यूज़ आने लगते हैं, थायराइड होने लगता है, तो ये कंडीशन वर्स्ट हो सकती है। तो टाइम पे इसे ट्रीट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे ट्रीट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है अगर हम थोड़े से लाइफ़स्टाइल चेंजेस करते हैं, अपने डाइट को थोड़ा-सा चेंज करते हैं, अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज़ इंक्लूड करते हैं, तो इसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी देखा जाता है पीसीओडी में। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज़ से रिलीज़ होता है और ये हमारे ब्लड शुगर को जो भी हम खाते हैं, उससे जो शुगर रिलीज़ होता है वो हमारे ब्लड के थ्रू सेल्स में जाता है, जो सेल्स को एनर्जी देने का काम करता है और उसको ब्लड शुगर को सेल्स तक पहुँचाने का काम इंसुलिन हार्मोन करता है। तो ये हार्मोन जब रेज़िस्ट हो जाता है मतलब सेल्स जो हैं उससे प्रॉपर ब्लड शुगर नहीं लेती हैं, तो हम इसे इंसुलिन इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं और ये पीसीओडी में बहुत ही कॉमन होता है, इसे ट्रीट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंट को करेक्ट नहीं करते हैं, तो पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है और बढ़ सकता है। नेक्स्ट है पीसीओडी में हमको कौन-कौन से टेस्ट जो हैं वो करवाते रहने चाहिए। फर्स्ट है हार्मोनल टेस्ट, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है जिसका टेस्ट हमें कराना चाहिए और अगर ये हाई लेवल पे होता है तो हमें काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे मेंसेस इरेगुलर होने लगेंगे या फिर हमारा जो ओव्यूलेशन है वो प्रॉपर नहीं होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं जब टेस्टोस्टेरोन सही रिलीज़ नहीं होता है या इसका हाई अमाउंट हमारे बॉडी में बनता है। तो इसे कैसे ठीक करना चाहिए? अगर आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, आपको पीसीओडी है, तो इसे ट्रीट करने के लिए आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाना है, जैसे कि कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, ये सारे वेजिटेबल्स जो होते हैं, वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। हर्बल टी जो होती हैं, वो भी आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा आपको विटामिन सी और बी6 रिच फूड्स अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं। विटामिन सी रिच फूड्स जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स, गुआवा, ऑरेंज और लेमन, ये सारी चीज़ें आपको डाइट में इंक्लूड करनी है। तो ये फूड्स क्या करते हैं, एस्ट्रोजन लेवल को कम करते हैं और इससे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी है, वो टेस्टोस्टेरोन भी कंट्रोल में आता है। कुछ ऐसे फूड्स हैं जैसे सोया, फ्लैक्स सीड्स, वो भी हमारे डाइट में इंक्लूड करने चाहिए जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल में हो। नेक्स्ट है एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन भी जब एलएच हार्मोन बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, तो ये भी इम्बैलेंस्ड नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें इंसुलिन को मैनेज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि मैंने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस देखा जाता है, तो इंसुलिन को मैनेज करना होता है। इंसुलिन को कैसे मैनेज करेंगे? हमारी डाइट में जितने ज़्यादा हम कार्ब्स का इंटेक करेंगे, उससे ही हमारा इंसुलिन जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो अपने डाइट में हाई फाइबर फूड्स, हाई प्रोटीन डाइट हमें रखनी चाहिए। ओमेगा 3 जो होते हैं वो एलएच को डिक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं, तो ओमेगा 3 रिच फूड्स हमें अपने डाइट में रखने हैं। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स जैसे मैंने बताया, हाई फाइबर फूड्स में ओट्स वगैरह रख सकते हैं, कीनोआ रख सकते हैं, मिलेट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हैं, जो एलएच को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का भी जो लेवल होता है वो अगर अ, वो रेगुलेट नहीं हो रहा है, लो लेवल्स हैं प्रोजेस्टेरॉन के, तो ये हमारे
ओवुलेशन को इफ़ेक्ट करता है, मतलब कि ये हमारे एग्स को नहीं प्रॉपर बनाता है, जिसके कारण हमें अगेन इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये अगर डिस्टर्ब होता है, प्रोजेस्टेरोन अगर डिस्टर्ब होता है, तो थायराइड का भी प्रॉब्लम हो सकता है, एंग्ज़ायटी हो सकता है, वेट गेन बहुत जल्दी होता है, वेट लॉस करने में प्रॉब्लम होती है और आपको एंग्ज़ायटी का प्रॉब्लम होने लगता है, फूड क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन को कंट्रोल करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए बी6 और विटामिन सी रिच फूड्स, ज़िंक आपको लेना है और इसके लिए ज़िंक के लिए आप पम्पकिन सीड्स ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, कैश्यूज़ अपने डाइट में रख सकते हैं, मैग्नीशियम रिच फूड्स आपको अपने डाइट में रखने हैं और हाई फाइबर डाइट आपको रखना होता है, जिससे आपका प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल में रहे। तो ये तीनों हार्मोन्स जो हैं, वो अगर डिस्टर्ब रहेंगे तो पीसीओएस में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये 3 हार्मोन्स जो हैं आपको कंट्रोल में करने बहुत ज़रूरी होते हैं। थायराइड पैनल टेस्ट हमें करते रहना चाहिए, एचबी1सी हमें देखना चाहिए बिकॉज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस देखा जाता है तो हमारा शुगर लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, तो पीसीओएस में एचबी1सी टेस्ट हमें करना चाहिए। मर्क्यूरी भी इम्पोर्टेंट होता है, अगर हम जिंक का प्रॉपर इंटेक रखते हैं तो मर्क्यूरी जो है वो भी लेवल में रहता है। हाई मर्क्यूरी लेवल्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, जिसके कारण अगेन आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है और डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मर्क्यूरी को भी लेवल में करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो पीसीओडी को हम डाइट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिकेशन अगर हम लेते हैं तो कुछ समय के लिए मेडिकेशंस वर्क करते हैं, बट अगर हम डाइट को कंट्रोल में करते हैं तो पीसीओडी के सिम्पटम्स काफ़ी हद तक कम होने लगते हैं और बहुत अच्छे से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो डाइट हमारा कैसा होना चाहिए? डाइट बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट का मतलब है कि जो आपकी जो मील्स हैं वो प्रॉपर बैलेंस्ड होनी चाहिए, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स उसमें प्रॉपर होने चाहिए। जनरली क्या होता है पीसीओडी के जो क्लाइंट्स होते हैं उनको ये बोला जाता है कि आप कार्ब्स मत लीजिए या फिर आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेना है, फैट्स बिल्कुल नहीं लेने हैं, तो ऐसा नहीं है, आपका डाइट जो है वो बैलेंस्ड रहेगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बैलेंस्ड डाइट में हमको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो है वो ज़्यादा इंक्लूड करने हैं, गुड फैट्स अपने डाइट में रखने हैं, रिफाइंड ऑयल्स और ट्रांस फैट्स अपने डाइट में नहीं रखने हैं, प्रोटीन अच्छा रखना है। प्रोटीन जैसे कि लेंटिल्स, ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन आपको डाइट में नहीं रखना है, नॉन-वेज यू कैन हैव बट बहुत ही ज़्यादा इंटेक उसका नहीं रखना है। गुड फैट्स जैसे कि घी, कोकोनट ऑयल, इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो हमारे पीसीओडी को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये फैट्स हमें डाइट में इंक्लूड करने हैं और जितना हो सके आपको माइक्रोवेव कुकिंग या फिर प्लास्टिक्स में गरम फूड रखना, प्लास्टिक्स का यूज़ करना वो आपको कम करना है। यहाँ पे मैं कुछ होम रेमेडीज़ शेयर करने वाली हूँ, जो आपको पीसीओडी में काफ़ी हेल्प करते हैं, पीरियड्स को रेगुलर करने में, हार्मोन्स को बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो मेथी सीड्स का पानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। अगर आप 1 चम्मच मेथी सोक करके रखते हैं और उसका पानी मॉर्निंग में लेते हैं, तो ये आपके पीरियड्स को रेगुलर करेगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगा। कोकोनट ऑयल और घी जैसे कि मैंने बताया कि गुड फैट्स हमें डाइट में लेने हैं, तो 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल और घी का डेली इंटेक करने से हमारी ओवरी जो है वो लुब्रिकेंट होती है और ओवरी का जो लाइनिंग है वो अच्छा होता है, जिससे हमारा पीसीओडी का प्रॉब्लम जो है वो कम होता है। 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स आप अपने डाइट में रख सकते हैं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे से आपके न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। रेजिन्स वाटर ये भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को कम करता है। ब्लैक रेजिन्स को आप मॉर्निंग में इंटेक कर सकते हो। बनाना में मैग्नीशियम बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, तो ये एम्प्टी स्टमक एक बनाना लेने से भी आपको पीसीओडी के जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो कम होता है। बेसिकली ये प्रोजेस्टेरॉन को लेवल में करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल चेंजेस, अगर आप न्यूट्रिशन के साथ अपना लाइफस्टाइल भी करेक्ट करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज और वाटर इनटेक, स्लीप प्रॉपर होना और कॉन्शियसली खाना, लाइक ऐसा नहीं कि
आप बाहर का ज़्यादा खा रहे हो और अपनी डाइट को कंट्रोल में नहीं कर रहे हो, या 5 डेज़ आप फ़ॉलो कर रहे हो बट 5th या 6th डे आप बाहर का खाना खा रहे हो, तो आपकी डाइट स्पॉइल हो जाती है। और जो बाहर का खाना होता है इसमें बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें और बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो पीसीओडी को और वर्स्ट कर देते हैं। तो अवॉइड कीजिए कि आप बाहर का खाना ज़्यादा ना खाएँ। एक्सरसाइज़ रेगुलर करें। जैसे स्लीप भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज़ स्लीप से आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस में आते हैं। तो आजकल गैजेट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है और जनरली हम लेट सोते हैं, नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं या फिर हम मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये जो है बैलेंस में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको स्लीप टाइम पे लेनी है और टाइम पे उठना है, जिससे आपके हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलेट होने लगते हैं। स्ट्रेस लेवल भी आजकल के इसमें बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे वुमेन्स जो हैं वर्किंग भी हैं, घर भी देखते हैं, तो स्ट्रेस लेवल जो है वो डबल हो जाता है, जिसके कारण आपका अगेन हार्मोनल हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा होता है। तो अपनी लाइफ़स्टाइल को भी करेक्ट करना न्यूट्रिशन के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन चीज़ों पे फ़ोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। सीड साइक्लिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप पीसीओडी में होते हो तो सीड्स काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, जिसके कारण आपका जो इर्रेगुलर पीरियड्स हैं या फिर जो न्यूट्रिएंट्स आपको बॉडी को नहीं मिल रहे हैं वो सीड से कंप्लीट होते हैं। तो इसमें सीड साइक्लिंग में आपको फर्स्ट जो फेज़ होता है उसमें आपको फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स इंक्लूड करने होते हैं, और 15 डेज़ से मेंसेस के फर्स्ट डे से 15 डेज़ तक आपको फ्लैक्स सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स लेने हैं, और 15 डेज़ से आपको अगेन फर्स्ट डेट तक आपके मेंसेस के फर्स्ट डेट तक सनफ्लावर सीड्स एंड सेसमे सीड्स लेने हैं, जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करते हैं और आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा रखते हैं। तो सीड साइक्लिंग हमने काफ़ी सारे क्लाइंट्स को सीड साइक्लिंग किया है और इससे काफ़ी बेनिफिट्स भी मिले हैं। तो ये आप कर सकते हैं। कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फूड यहाँ पे मैंने बताए हैं जो आपको काफ़ी पीसीओडी को हील करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, चिया सीड्स, सोया, कैनोला ऑयल, और कुछ बीन्स हैं, हेम्प सीड्स, आलमंड्स, पंपकिन सीड्स। तो ये फूड अपनी डाइट में रेगुलर आपको इनटेक रखना है। पीसीओडी के क्लाइंट्स में इमोशनल ईटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि कभी-कभी क्रेविंग्स बहुत बढ़ जाती है या फिर आप स्ट्रेस फ़ील करते हो, तो इमोशनल ईटिंग बहुत होती है, तो उस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है, जैसे ही आप इमोशंस के साथ आपने कुछ खाया, फिर आपको गिल्ट फ़ील होगा, फिर आप अगेन वो रिड्यूस करते हैं एंड फिर वो बढ़ता है, रेस्ट्रिक्टिव डाइट करते हैं। तो ये इमोशनल ईटिंग का एक साइकिल चलता है, जिस पे आपको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जितना आपका इमोशनल होके आप खाते हैं, उसके बाद गिल्ट फ़ील करते हैं, तो उससे आपके हार्मोन्स जो हैं और ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं। तो अगर आपने कभी कुछ खा भी लिया तो बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील नहीं करना है या बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव डाइट फ़ॉलो नहीं करनी है। अपने अपने डाइट को बैलेंस्ड में रखिए, अपने लाइफ़स्टाइल को बैलेंस में रखिए, ठीक है? देन नेक्स्ट, सो इमोशनल ईटिंग को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? माइंडफुल ईटिंग करनी है, जभी भी आप कुछ खाते हो, आपके प्लेट में क्या है, कितने अमाउंट में है, जस्ट इमेजिन, मतलब आपको विजुअलाइज़ करना है कि आप क्या खा रहे हो, कितने अमाउंट में प्रोटीन है, कितने अमाउंट में कार्ब्स है, और आपका डाइट बैलेंस है कि नहीं है, कलरफुल वेजिटेबल्स हैं कि नहीं है डाइट में। तो वो आपको माइंडफुलनेस से आपको खाना है, कॉन्शियसली खाना है, और अपने फूड को प्रॉपर्ली च्यू करके विदाउट गैजेट्स आपको खाना खाना है, जिससे आपको सैटिस्फैक्टी अच्छे से होती है, और फिर बाद बाद में आपको जो है क्रेविंग्स या फिर इमोशनल ईटिंग आप नहीं करते हो। देन कौन से फूड जो है या कौन सी ऐसी ऐसी सिचुएशन है जो आपको ट्रिगर कर रही है इमोशनल ईटिंग के लिए, वो आपको चेक करना है। आपको उसके लिए एक डायरी नोट बना सकते हैं कि क्या ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा स्ट्रेस आ रहा है जिससे आपको कुछ पर्टिकुलर फूड खाने की क्रेविंग हो रही है। अपनी मील्स को अगर आप पहले से प्लान करके रखते हो तो इमोशनल ईटिंग नहीं होती है, और इसके लिए आप सपोर्ट भी ले सकते हो डाइटिशियन का या डॉक्टर का। देन माइंडफुल ईटिंग के वही टिप्स है कि आप व्हाई यू आर ईटिंग, व्हेन यू आर ईटिंग एंड हाउ मच यू आर ईटिंग, कितने अमाउंट में आप खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, और
कितना पोर्शन खा रहे हो। अ, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग अनकॉन्शियसली खाते हैं जब हम हमें भूख भी नहीं है तभी भी हम खाते हैं या फिर हम किसी ने ऑफ़र किया तो खाते हैं। तो ये और भी ज़्यादा आपके हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस करता है और क्रेविंग को बढ़ाता है। तो अपने एपेटाइट को समझना और कॉन्शियसली खाना एंड कितने अमाउंट में खा रहे हो दैट विज़ुअलाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सब टिप्स हैं जिससे आप अपने पोर्शन को कंट्रोल कर सकते हो, माइंडफुल ईटिंग कर सकते हो। पोर्शन कंट्रोल कैसे करें? अगर पोर्शन कंट्रोल करना है तो आपको प्रोटीन कितने अमाउंट में लेना है, वेजिटेबल्स कितने लेने हैं, कार्ब्स कितने लेने हैं, फैट्स कितने लेने हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया है कि एट लीस्ट आपका एक पाम के साइज़ का प्रोटीन होना चाहिए। वेजिटेबल्स आपके 1 फिस्ट वेजिटेबल्स होने चाहिए, 1 कप आपका कार्ब्स होना चाहिए दैट शुड बी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और 1 थंब के साइज़ का आपका फैट होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप अपनी प्लेट को विज़ुअलाइज़ करेंगे, पोर्शन्स देखेंगे कि कितना हमने प्रोटीन लिया, कितना कार्ब्स लिया है, कितने फैट्स हैं हमारे डाइट में, तो आप अपना एक हेल्दी प्लेट क्रिएट कर पाओगे। सो ये थे कि हम अपने पीसीओडी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू डाइट एंड न्यूट्रिशन। सो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप चैट के थ्रू पूछ सकते हो।